अब हम आ जाएंगे मैकेनिकल के अंदर। मैं आपको मैकेनिकल में पाइपिंग है। लेकिन जी उसी तरह इसके अंदर भी स्कोप ऑफ, अच्छा एक चीज हम इंस्ट्रूमेंटेशन में देखना भूल गए थे, और उसके डिजाइन में हमने एक चीज तो लिखी नहीं। डीसीएस का हमने लिखा ही कुछ नहीं। ठीक है ना? तो उसके अंदर एक आपने एक दो लाइन आइटम डाल देनी है। डीसीएस इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल डिजाइन। उसके अंदर स्टार्ट में ये सिर्फ यही होता है कि एक अप्रोक्सीमेटली आयोज काउंट कर ली जाती है कि कितनी आयोज होंगी। अच्छा, सिस्टम कौन सा सिलेक्ट हुआ है, उसका वर्जन कौन सा है, उसके अंदर पावर सप्लाई का सिस्टम कैसा है, रेडिडेंसी कैसी है, आयोज जितनी भी हैं वो कितने कितने कार्ड की आयोज होंगी, और कितने आयोज रेडेंडेंट आयोज होंगी। आयोज भी रेडेंडेंट होती हैं। ठीक है ना? सॉरी। फिर उसी के अंदर ये नोट करते जाए। आपने नोट करना तो मैंने लिखना नहीं है कि डीसीएस, उसके बाद आ जाएगा ईएसडी, फिर आ जाएगा वीएमएस, और उसके बाद आ जाएगा, हमने पढ़े हुए थे, फायर एंड गैस, ये इसका अलग सिस्टम होता है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पीएबी ये अलग होता है। ये सिस्टम भी डिजाइन के अंदर आएंगे। इनके अंदर उनकी सारा मैं बताया कि मैन्युफैक्चर कौन सा डिसाइड कर लिया जाता है, आयोस कितनी होंगी, कितनी रेडेंडेंसी होगी, कौन सा, फिर उसके यूपीएस का सारा डिसाइड कर लिया जाएगा कि यूपीएस का जो स्टैंडर्ड क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो सारी उसके अंदर स्टार्ट में हो जाएगी। बाकी डिटेल जो डीसीएस का होता है, डिजाइन और इंजीनियरिंग, ये आपको पता ही है कि इसके अंदर साइड उधर भी काम होता है, इसकी डिजाइनिंग भी होनी है। तीन जगह तीन तरह का इसके अंदर काम होता है। सबसे पहले जब ये जो भी मैन्युफैक्चरर डीसीएस का वेंडर है वो अपना सारा उसको जब प्रोग्राम दे दिए जाते हैं इंजीनियरिंग करके, तो वो उसकी सारी प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहा होता है। जब वो कंप्लीट कर रहा था तो फैट, उसको बोलते हैं फैट, ये वर्ड नोट कर लें, फैट होगी। फैट होगी उसी की प्रेमिसेस में, वेंडर की प्रेमिसेस में, जहां उसके अंदर बड़ा उन्होंने सेटअप बनाया होता है, अपने पूरे पैनल मार्शलिंग कैबिनेट से सिस्टम कैबिनेट सारे लगा के, और उनको सिमुलेट करवाया जाता है। वहां पूरी टीम आपकी चले जाएगी, उस सारी सिमुलेशन को चेक करेगी कि जो जो आयोज लगाई गई हैं हार्डवेयर। अब वहां अच्छा फैट है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है। वहां पे आपने पूरा चेक करना है कि हर आयो काम कर रही है कि नहीं, हर कार्ड काम कर रहा है कि नहीं, और जो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक सारा कुछ है कि नहीं है। ये सारा कुछ चेक करके आपकी टीम रिपोर्ट्स बना के ओके करके आ जाएंगी। फिर होगा आपका, इधर आ जाएगा आपके साइड पे जब सिस्टम आता है, तो सारी इंस्टॉलेशन के बाद फिर एक दफा केबल सारी लगा के, अच्छा वो सारी इंजीनियरिंग वहां नहीं की जाती, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग कुछ साइड पे आके की जाती है सारे सिस्टम को देख के। तो वो उसको बोलते हैं सेट। जब सारी केबल्स लग जाती हैं तो सेट होता है, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। उसके बाद फिर आपकी कमीशनिंग होती है। ठीक है, ये तीन तरह के टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब हमने करना था मैकेनिकल को, यानी पाइपिंग को। तो स्कोप ऑफ वर्क उसी तरह बनेगा, डिजाइन स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। आपके कौन कौन से डिजाइन के स्टैंडर्ड होंगे। आपको पता है कि पाइपिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आपको, एक तो आपका आ जाता है एजमी। एजमी का आपने पढ़ा होगा, कुछ लफ्ज सुना है एजमी? क्यों जी? सर एमबी। एजमी, एजमी, ASME। नहीं सर। जी, ये होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। सर ये सुना हुआ है यार। इसी तरह ISA भी सुना होगा। हाँ जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं नहीं,
ISA, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, सर ये लिखे हुए सारे मेरे पास, जी ये मैंने लिखे हुए डायरी भी अपनी पे। हाँ, तो ये आपने अब पाइपिंग का मोस्टली जो है ना, ये एजमी की ही स्टैंडर्ड चलते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये डिजाइन स्टैंडर्ड सारे लिखे जाएंगे, कौन क्या क्या होगा। फिर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, GAD जिसको कहते हैं, ऑफ पाइपिंग प्लान ड्राइंग, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से प्लॉट प्लान आ जाएगा, और मैकेनिकल के हिसाब से प्लॉट प्लान एक ही होता है पूरे प्लांट का। अच्छा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये मैकेनिकल के अंदर पूरी एक फ्लो डायग्राम बनती है कि पाइपिंग कहाँ कहाँ से जाएगी। इसी तरह आइसो पाइपिंग आइसोमेट्रिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। जिस तरह हम कहते हैं P&ID, एक हमारी ड्राइंग होती है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, P&ID, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो इसी तरह ये आइसोमेट्रिक जो है ना, आइसोमेट्रिक बेसिकली इनकी सारी फैब्रिकेशन मैकेन पाइपिंग की हमारी आइसोमेट्रिक को देख के होती है कि कौन सी पाइपलाइन किधर को जा रही है। मैं आपको एक एक सैंपल के तौर पे ना आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाता हूँ। और इसके अंदर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और मैं जरा इसको डाउनलोड कर लूं। ये शेयरिंग नहीं हो रही। हाँ, रीजन ये क्या हो गया। ये वाली, ये जो पाइप दिखाया, ये नहीं ड्राइंग में किसी सूरत होता, ये तो सिर्फ मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक डाउनलोड किया है। तो असल में ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब है, ये देखें कि ये लिखा होगा कि यहां से लेके यहां तक पाइप, ये कितना है, 4001 mm। ये हमेशा mm में होती है। ये यहां तक पाइप है, और ये फ्लैंज लगा हुआ है, ये फ्लैंज है, ये वेल्डिंग हुई है, फिर आगे वाला स्पूल ये बना हुआ है। ये देखें, ये स्पूल ऐसे गया और ऐसे घूम के इधर को आया, ये उसका एंगल भी उसने दे दिया हुआ है। ये फिर ये यहाँ पे फ्लैंज लग गया, ऊपर जा रहा है, ये इधर को है, इधर को है। तो ये सारी, अगर उसने कहा कि इसको अगर देखा जाए जहां से शुरू हुई, ये यहाँ, ये देखें आखिरी फ्लैंज ये है। अगर मैं इस ये वाली लेंथ देखूं तो
140 mm है यहां से लेके यहां तक, और ये वाली है ये, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और हमेशा एल्बो का सेंटर लिया, फिर यहां से लेके इस एल्बो के सेंटर तक, ये देखें, यहां से लेके यहां तक, ये जो ये गोल सा बना था ना, इसको वेल्डिंग, ये वेल्डिंग शो हो रही है ये वाली, ये तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, इसके अंदर सारा अच्छा, ये उसने जस्ट दी हुई है। मैं अब आपको कोई बीओक्यू वाली दिखाता हूँ, इसकी समझ आई कुछ क्या नहीं जी? जी सर समझ आ रही, रिकॉर्डिंग भी थी हमारी। हाँ, अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ड्राइंग आपको दिखाऊं इसकी कोई, तो वो भी आ जाएगी इधर, कोई ना कोई, एक सेकंड। सर जुबैर साहब से रिकॉर्डिंग पूछ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जुबैर साहब रिकॉर्डिंग हो रही है? Recording in progress. चलो मैंने भी लगा, अच्छा जी। अब मैं अगर आपको बड़ी ही एक क्रिटिकल सी ड्राइंग दिखाता हूँ, क्रिटिकल से मुराद जो जिस तरह की फील्ड में यूज होती है। ये आ गई थी, Recording stopped. हो गई थी। आप भी सर। आप बोलते नहीं है ना, मैं यकीन करे बड़ा खपना पड़ता है तीनों के साथ। आवाज आ रही है तो फिर लेक्चर में ये लाजमी है, मेरा तरीका है कि अगले को जगा के रखना। ठीक है सर। अच्छा ये देखें, ये इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सारे एंगल ऑटोमेटिक, आप जब बड़ी ड्राइंग हम पढ़ेंगे ना, देखेंगे तो सारे एंगलों से आपको पता चल जाएगा कि लाइन किधर को जा रही, नॉर्थ को जा रही, साउथ को जा रही, कितना एंगल कितना, और लेफ्ट साइड पे सारा बीओक्यू दिया गया आता है कि एक एक आइटम का बीओक्यू। मुझे कोई अच्छी ड्राइंग मिलती है तो मैं अभी तो आपको शेयर करूंगा। हम आगे निकलते हैं जी। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ उसी तरीके से अपने, हो रही है जी, ये शेयरिंग हो रही है ना अभी आपको, वही ड्राइंग लिस्ट। सर अच्छा जी, आगे स्कीमेटिक ड्राइंग, इसके अंदर ये भी एक, इसका भी हम शेयर करेंगे कि कैसे कैसे उसकी स्कीम्स बनी हुई हैं पूरी ड्राइंग की। फिर ड्राइंग डिस्क्राइबिंग बेसिक डिजाइन बेसिस एंड स्पेसिफिकेशन फॉर पाइपिंग, ये में से इसके अंदर पूरी स्पेसिफिकेशन पाइपिंग की दी जाती है कि मटेरियल कौन सा है, इसका ग्रेड क्या है, इसका मेटलर्जी क्या है, इसके स्केड्यूल क्या है, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद चेक लिस्ट फॉर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, उनकी चेक लिस्ट भी बन जाएगी जितनी भी ड्राइंग्स होंगी। पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, जितनी भी आपकी सपोर्ट लगनी पाइप के लिए, उसकी सारा अलग से ही टीम लगी होती है, जो स्ट्रक्चर की टीम है वो सपोर्टें तैयार, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं और ये स्पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी इसके अंदर गलती हो सकती है। फिर पेंटिंग स्पेसिफिकेशन, ये भी मेरे आपसे पहले भी डिस्कस हुई थी कि पेंटिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जितने भी ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, इसके अंदर सर्टिफाइड पेंटिंग इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं जो बी गैस क्वालिफाइड होते हैं। कभी सुना है बी गैस क्वालिफाइड? क्यों जी? अपना ब्रिटिश क्वालिफिकेशन। हेलो। सर आपने बताया था कि ब्रिटिश क्वालिफिकेशन है। हाँ, ये पेंटिंग की क्वालिफिकेशन है, ब्रिटिश है, तो बी गैस क्वालिफिकेशन है। ये TWI एक इदारा है इंटरनेशनल, ये वो करवाता है। इसी तरह वेल्डिंग की ये आप क्वालिफिकेशन लिख लें, आपको पता होनी चाहिए। 3-4 में लिखवाता हूँ इंस्पेक्शन की। पेंटिंग के लिए बी गैस है, वेल्डिंग के लिए सी स्वेप है, और क्रूजन के लिए हमारी एक कैथोडिक पोर्टे सीपी टेक्नीशियन होता है, सीपी। तो ये है।
हम दोबारा उसी पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, पेंटिंग स्पेसिफिकेशन सारी इसकी लिखी जाती है कि पेंट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी। हमने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर रेडियोग्राफी टेस्ट प्रोसीजर्स आ जाएंगे, ये जिसको हम आरटी भी बोलते हैं, रेडियोग्राफी टेस्ट है। ये वेल्डिंग का टेस्ट है जिसके अंदर हम देखा जाता है कि इसको अंदर रेज लगा के इसको कि वेल्डिंग के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, कोई वेल्डिंग डैमेज तो नहीं है। आपको पता है कि बड़े हाई प्रेशर गैसेस जानी होती है, तो एक मामूली को बहुत बड़ा वर्ड है, उससे भी छोटा जो है ना वहाँ के लीकेज बर्दाश्त नहीं है। फिर आ जाता है हीट ट्रीटमेंट टेस्ट प्रोसीजर। ये हीट ट्रीटमेंट भी ऐसे ही है कि उसको पूरी हीट देके पाइप को चेक किया जाता है। फिर मेजर मेजर इक्विपमेंट लेआउट, जो जो हमारे मेजर इक्विपमेंट लगने हैं उसके अंदर, वो पहले भी हमारे बड़ा डिस्कस हुआ है कि पंप कितने हैं, टरबाइन कहाँ लगनी है, बॉयलर कहाँ लगना है, डेल्यूज सिस्टम कहाँ लगना है, उसकी सारी लेआउट आ जाएगी। अच्छा, WPS हम बनाते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन। ये इतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी कोई किसी का ऑपरेशन करने के लिए, या आपकी को किसी का अल्लाह ना करे को टांग टूट जाए तो नई टांग लगाने के लिए जो प्रोसीजर है, कि वेल्डिंग सारा काम ही पाइपिंग के अंदर वेल्डिंग का है, तो ये बड़ा अहम है। फिर PQR बनता है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये इसके भी आपको सैंपल मिलेगा कि क्या WPS का भी दूंगा। ठीक है, ITP बनता है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, उसका भी बना हुआ है। फिर आगे ओवरऑल प्लॉट प्लान, वो तो एक हमने मैकेनिकल का पाइपिंग के ऊपर देखा था। एक ओवरऑल जो प्लॉट प्लान होता है वो हर डिपार्टमेंट के पास होता है, वो एक ही होता है पूरे प्लॉट का। प्रोसेस एरिया प्लॉट प्लान, यानी प्रोसेस एरिया जो उसका प्लॉट प्लान अलग होता है। कई एरिया होते हैं ना, प्रोसेस एरिया अलग होता है, यूटिलिटी अलग होता है, बॉयलर अलग होता है, तो ये उस हिसाब से है। फिर आगे पाइपिंग जनरल अरेंजमेंट, ये ऊपर आ गई थी वैसे। की प्लान, इसके अंदर भी सारी चीजें डाल, की प्लान के अंदर सारे इक्विपमेंट, सारी पाइपिंग, हर चीज डाल दी जाती है। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ये हमने पहले भी वैसे आ गया है कि सारे पाइपिंग की हर मटेरियल की, उसकी फिटिंग्स की, कौन कौन सी फिटिंग लगेगी। फॉर एग्जांपल वेल लगने हैं, अगर गेट वाल है तो वो कैसा होना चाहिए, अगर ग्लोव वाल है तो वो कैसा होना चाहिए, अगर निडल वाल है तो वो कैसा होना चाहिए, बटरफ्लाई वाल है तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन है कि उसका फ्लैंज रेटिंग क्या होनी चाहिए। फ्लैंज रेटिंग को आप समझते हैं ना क्या चीज है, क्यों जी? सर फ्लैंज रेटिंग आपकी प्रेशर के हिसाब से होती है। ठीक है, 150 PSI, 300, फिर इस तरीके से बढ़ती जाती है। उसी हिसाब से उसकी जो कंस्ट्रक्शन है फ्लैंज की, वो चेंज होती जाती है। उसके बोल्ट का साइज और बोल्ट की नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ते या कम होते हैं उस हिसाब से। स्पेशल पाइपिंग आइटम्स, अगर स्पेशल पाइपिंग आ गई है, नॉर्मल अगर आपका कार्बन स्टील चल रहा है, CSS की पाइपिंग हो रही है, तो उसके अंदर स्पेशल पाइपिंग आ गई है। वो स्पेशल पाइपिंग से मुराद है कोई अलाय आ गया है, कोई इस तरह का मटेरियल आ गया जिसके अंदर कोई वेल्डिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, वेल्डिंग के प्रोसीजर ही चेंज हो जाते हैं, उसके फैब्रिकेशन के प्रोसीजर चेंज होते हैं, वो थोड़ी सी होती है खास एरियाज के लिए। जैसे आपका निकल हो सकती है, ठीक है, आपकी, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के लिए अलग लाइन लगाई जाती है, वो CSS नहीं चलती, या FRP की लाइन आ जाती है, तो उनके अलग प्रोसीजर है। फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप वर्क स्पेसिफिकेशन, ये सारे उसके भी फिर इंस्टॉलेशन के भी प्रोसीजर आ जाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। ये आइसोमीट्रिक हमने पहले कर ली हुई, इसको मैं निकाल देता हूँ। हीट ट्रेसिंग जैक्टिंग स्पेसिफिकेशन एंड शेड्यूल, ये हमने उस दिन पढ़ा भी था कि हीट ट्रेसिंग क्या चीज है। हीट ट्रेसिंग कितने किस्म की है जी? क्यों जुबैर साहब? सर आपने थोड़ा बताया मुझे। अल्लाह, मैं परसों हमने बड़ी लंबी इस पे डिस्कस की है, बहुत लंबी, पूरा 15 मिनट लगाया हमने हीट ट्रेसिंग पे, कि इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग क्या चीज़ है और स्टीम हीट ट्रेसिंग क्या चीज़ है।
चलो जी। फिर पाइपिंग मटेरियल टेक ऑफ लिस्ट एमटीओ, जो जितना भी आपका पाइपिंग का मटेरियल लगना है उसके अंदर पाइप है, उसके अंदर फिटिंग है, एल्बो। फिर आगे स्ट्रेस एनालिसिस स्पेसिफिकेशन, स्ट्रेस एनालिसिस, पाइपिंग के ऊपर कितना लोड होता है उसके सारे एनालिसिस के, इसका प्रेशर कितना है, इसकी इसका वेट कितना होगा, वो सारे एनालिसिस स्ट्रेस के आ जाएंगे। अच्छा जी, स्ट्रेस स्केचेस, ये भी ऑलमोस्ट वही हार्ड वही चीज है। फिर आगे हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, ये हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट की जो स्पेसिफिकेशन ये है कि इसके अंदर पानी डाल के उसको प्रेशर दिया जाता है और उसके अंदर लिखा जाता है कि अगर ये लाइन वर्किंग के अंदर होगी तो इसके अंदर इतना प्रेशर होगा, और अब जब हम टेस्ट करेंगे तो वो 1.5 टाइम ज्यादा होता है चेक करने के लिए। इक्विपमेंट लिस्ट है। अब वो ये भी बात आ गई कि इक्विपमेंट कौन कौन, उसकी अलग से लिस्ट आ गई। मैकेनिकल डाटा शीट्स आ गई, हर हर इक्विपमेंट की हर चीज की डाटा शीट होंगी। स्कीमेटिक डायग्राम मैकेनिकल की आ जाएंगी, वो तो पाइपिंग की थी, मैकेनिकल की भी आ गई। और इक्विपमेंट अरेंजमेंट ड्राइंग्स ये आ गई। तो ये अभी कुछ ड्राइंग्स लिखी हैं, मैंने ज्यादा नहीं लिखी, हालांकि मेरे पास कोई 10-12 और हैं। वो हम वन बाय वन, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप ओवरलोड, क्योंकि पिछला भी इतना नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, सिविल को बाद में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कस करते हैं कि ये जैसे डिजाइन कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, हम सबमिशन शुरू कर देंगे अपने क्लाइंट को, डिजाइन के साथ साथ अप्रूवल देना शुरू हो जाएगी। और हमने उसी डिजाइन के दौरान ही अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर, मोबिलाइजेशन से पहले हमने क्या करना है, प्रिक्योरमेंट शुरू करनी है। सबसे अहम जो है डिजाइन के बाद है प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट इसलिए कि अभी आपने ऑफिस में, आपकी टीमें ऑफिस में बैठी काम कर रही होती हैं, साइड मोबिलाइजेशन नहीं होती। प्रिक्योरमेंट के साथ जो मेजर प्रिक्योरमेंट आइटम्स हैं, जो लॉन्ग लीड आइटम्स हैं, वो पहले ही उनके पीओ प्लेस कर दिए जाते हैं। मीटिंग्स, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरर के साथ, वेंडर के साथ बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। क्या कहा जी? Recording in progress. अच्छा, मैं बात कर रहा था कि प्रिक्योरमेंट में तो जो लॉन्ग लीड आइटम है वो उनको एक एक, मैं बताऊं, साल भी लग जाता है, 6-6 महीने लग जाते हैं। ये जो ईपीसी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन आपके प्रोजेक्ट के अंदर टरबाइन आ गई है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बॉयलर आ गया है, ठीक है, ये ये कुछ छोटा काम नहीं है। ये कोई बने बनाए बॉयलर तो नहीं होते ना कि उन्होंने शेल्फ पे रखे हुए हैं। ये तो ऑर्डर पे चीजें बनती हैं, टरबाइन ऑर्डर पे बनती हैं, क्योंकि एक एक टरबाइन को साल साल लग जाता है बनने के अंदर। तो ये आपको फिर फौरन इनको प्लेस करना होता है ऑर्डर, जैसे ही आपके इंजीनियरिंग कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन इसके साथ अब हम साल इनको देखने, प्रोजेक्ट मैनेजर इसको चीजों को देखने लग जाएगा, साल तो ये बनेगी तो फिर मैं आऊंगा नहीं, उससे पहले हम क्या, बहुत कुछ हम साइड पे कर सकते हैं, बहुत सारा काम। बहुत सारा काम क्या है, हमारा सिविल वर्क है तो उसकी सारी प्लॉट की लेवलिंग हो जाएगी और उसकी फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ ड्राइंग आपके पास पहले ही आ जानी है, बॉयलर की कुछ या किसी भी इक्विपमेंट की, पाइपिंग की, जो उन्होंने इंजीनियरिंग की होती है उसके अंदर ड्राइंग्स आना शुरू हो जाएंगी। तो वो हम फाउंडेशन पोरिंग शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएंगी सिविल के हिसाब से। साथ साथ ही हमारा एंकरिंग का काम, एंकर बोर्ड जो उसके अंदर लगने हैं वो शुरू हो जाएंगे, और हमारी पाइपिंग शुरू हो जाएगी। पाइपिंग शुरू हो सकती है, खासकर पाइपिंग से पहले हमारे रैक बन जाते हैं। पाइपिंग रैक आपने देखा ना, प्लांट के अंदर रैकों के ऊपर पाइपिंग हुई होती है, तो पाइपिंग रैक बनना, स्ट्रक्चर वर्क शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर वर्क शुरू होगा, वो जब तक वो होता जाएगा फिर पाइपिंग आ जाएगी, फिर टैंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ही रैक बनेगा तो कौन कौन सी टीम में मोबिलाइज हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल की भी हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी हो जाएगी, पाइपिंग की भी हो जाएगी, ये सारी टीमें साइड पे मोबिलाइज हो जाएंगी। अब प्रिक्योरमेंट जैसे ही हमने क्या किया, प्रिक्योरमेंट लॉन्ग लीड आइटम भी कर दी, और जो शॉर्ट आइटम है जल्दी डिलीवर होने वाली हैं उनके भी पीओ प्लेस हो जाएंगे, और ये आइटम आपको 6 से 8 वीक में मिल जाती हैं।
शुरू हो जाती आना आपके पास। तो उससे पहले, प्रिक्योरमेंट से पहले आपने क्या करना है कि साइड मोबिलाइजेशन, जब हम ये इसको अपने एमएस प्रोजेक्ट के स्केड्यूल के अंदर डालेंगे तो बड़ी तरतीब से अब उसको डालेंगे। अभी तो मैं आपको रफ दे रहा हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस करें, फिर हम इसको रिफाइन करके डालते आएंगे। वो साइड मोबिलाइजेशन के अंदर आपकी बहुत सारी आइटम आएंगी, बहुत सारी। सबसे पहले तो आपने अप्रूवल लेनी है कि आपने ऑफिस अपना कौन सी जगह पे बनाना है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। तो आपके लिए पूरी स्टडी होने के कोई प्रॉब्लम ना हो, आने जाने के लिए आपके लिए एक्सेस आसान हो। फिर कल को कमीशनिंग होती है तो वो ऑफिस ऐसी जगह पे ना हो कि हमें कमीशनिंग में मसला आए या ऑपरेशन में मसला आए, क्योंकि ये ऑफिस काफी देर तक रहता है बाद प्लांट कमीशनिंग होने तक। तो उसको ऐसी जगह, फिर आपका ले डाउन एरिया वहां बनना है। ले डाउन एरिया मुख्तलिफ बनेंगे, पाइपिंग का अलग से होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग से होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग से होगा। फिर आपके साइड पे स्टोर बनते हैं बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बहुत बहुत बड़े स्टोर इरेक्ट होते हैं। ये मैं आपको बताऊं, उसकी इरेक्शन होती है बाकायदा, जिस तरह आपकी ये मार्की बनी होती है इसी तरह के स्टोर बनते हैं। उसके अंदर पूरी रैकिंग होती है, सारी नंबरिंग होती है, सिस्टम आ जाते हैं। फिर आपके ऑफिस आ जाते हैं, सारे ऑफिस बनेंगे जिसके अंदर आपके मैनेजर्स रूम होंगे, आपके फिर प्लानिंग की टीम बैठेगी, आपकी प्रिक्योरमेंट की टीम बैठेगी, आपके पीएम बैठेंगे, आपके सीएम बैठेंगे। तो ये सारी टीम, डिजाइन की टीम आ जाएगी, आपकी सेफ्टी की टीम उसी में बैठेगी, आपकी क्यूसी की टीम बैठेगी। ये सारे लोग ईपीसी के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मोबिलाइजेशन करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स पे यहाँ जाके कोई कंक्रीट बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती, हमेशा पोर्टा केबन होते हैं जो पोर्टेबल ऑफिस होते हैं। ये जाके इरेक्ट कर लिए जाते हैं, बने बनाए होते हैं, जाके इरेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर ये निकाल लिए जाते हैं। आपके टॉयलेट बनेंगे, आपके वहां पे जनाब जनरेटर रूम बनेंगे, क्योंकि जनरेटर चलने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो होनी नहीं है, तो जनरेटर काम देने वहां पे। ये सारा मस्जिद आपकी वहां इरेक्ट होती है। ये सारा कुछ बनने के बाद फिर आपकी टीम्स, मैन पावर, सबसे पहले आपकी टीम जाती है ये टीएसएफ, इसको बोलते हैं टीएसएफ, टेम्परेरी साइट फैसिलिटी, ये बनाने वाली टीम। उसके बाद आपके एडमन की टीम आ जाती है, एडमन वाले फुल फ्लैज वहां पहुंच जाते हैं। एडमन वाले फिर आपकी वहां सेफ्टी ओरिएंटेशन, सेफ्टी के लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो आके सेफ्टी, और जो जिसने भी साइड पे आना उसकी सेफ्टी ओरिएंटेशन होगी, ट्रेनिंग होगी कि अंदर काम कैसे करना है, क्या क्या कोडिंग है इसकी, के वर्क परमिट प्रोसीजर क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ आ जाएगा। मैन पावर के अंदर जैसे जैसे ही आपकी टीम्स आना शुरू हो जाएंगी, उनको ऑफिस मिल जाएंगे और मटेरियल अपना इशू करवा के ड्राइंग स्टडी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे पाइप रैक मुकम्मल होते जाएंगे या और मैकेनिकल के कुछ टैंक्स बनना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी इलेक्ट्रिकल वाले अपनी केबल ट्रे के रोटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। मैकेनिक पाइपिंग वाले अपनी पाइपिंग शुरू कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर वर्क है वो वाला कुछ करेंगे। इस तरीके से सारी टीम्स मोबिलाइज हो जाती हैं जब तक के मेन इक्विपमेंट नहीं आते। साथ ही हमारी ये, जब हम लिखेंगे प्रिक्योरमेंट कैसे कैसे करनी है, फिर साइड इंस्टॉलेशन जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं वो कैसे होनी है, मोबिलाइजेशन कैसे होनी है, ये आ जाएंगे। उससे पहले आपकी सारी मीटिंग्स होंगी कि क्यूसी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं स्कोप ऑफ वर्क को देख के, कि मेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कौन कौन से हमारे टेस्ट होंगे, कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे, कौन सी आईटीपी होंगी, कौन सी आरएफआई होंगी। वो सारी तैयार होके वो कंस्ट्रक्शन की टीम के साथ मीटिंग शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रिकल के अलग क्यूसी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग होगा, पाइपिंग का अलग होगा, सिविल का अलग होगा, सारे अपने अपने डिसिप्लिन के क्यूसी होंगे। और सेफ्टी की टीम्स आ जाएंगी, वो आपको पूरा गाइड करेंगी। सेफ्टी का स्टैंडर्ड आपको ये इसी में बताया जाएगा कितने लोगों के लिए, तकरीबन 25 लोगों के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है। वो आपको ब्रीफिंग देगा कि भाई इतनी हाइट पे काम, जो जो स्टैंडर्ड बन जाएंगे कि इतनी हाइट पे काम करना है तो आपको बेल्ट लगानी है, स्कैफोल्डिंग करनी है, या कोई टावर लगाना है तो आपने बेल्ट लगानी है, हेलमेट के बगैर नहीं जाना, शूज के बगैर आप, सेफ्टी शूज के बगैर नहीं जा सकते। आप वेल्डिंग करनी है तो आपको फेस शील्ड लगानी है, आपने ग्राइंडिंग करनी है तो फेस शील्ड लगानी है। आपके इलेक्ट्रिकल टूल हमें टेस्ट होंगे कि ये कहीं इनमें अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। फिर वो
हर टेस्ट टूल टेस्ट करके उसको एक टेप लगाते हैं, कलर कोडिंग होती है हर महीने की, वो लगा दिया करेंगे। तो ये सारे साइडों पे प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। एडमिन वाले आपकी सारा अटेंडेंस सिस्टम जो है ना, वो आपकी पीएम की कोऑर्डिनेशन से वो टाइमिंग बना देंगे कि ये टाइम प्रोजेक्ट का है, इतने बजे तक है, 8 घंटे ड्यूटी। उसके बाद वो पूरे लगाएंगे कि कितने घंटे जिसने रुकना उसका ओवर टाइम होगा, वो अप्रूवल होगी। खाने का टाइम क्या होगा, नमाज का टाइम क्या होगा, ये सारा टी टाइम कैसे होगा, ये एडमिन वालों ने आपके साथ सारा कोऑर्डिनेशन करनी है। तो ये टीम भी बैठ गई। उसके बाद आपकी एक टीम होती है इसकी इक्विपमेंट की, जिन्होंने सारे प्रोजेक्ट के अंदर बड़े बड़े मेजर इक्विपमेंट यूज होने हैं। क्रेन है आपकी, फोर लिफ्टर है, ट्रक है, बूम ट्रक है, पिकअप है, बसेस हैं, ठीक है, फोर लिफ्टर हैं, ये सारा कुछ इनकी लिस्टें बन जाएंगी इनकी कैपेसिटी के मुताबिक, जो जो मोबिलाइज होना है, कब कौन सा। ये लाजमी नहीं कि सारा कुछ एक टाइम में मोबिलाइज हो जाना। फॉर एग्जांपल आपको 300 टन क्रेन की जरूरत है, तो वो कब चाहिए वो डिसाइड होगा कि फलां इक्विपमेंट लगाना तब चाहिए, इतनी उसकी हाइट होगी। फोर लिफ्टर तो आपको नॉर्मल हर वक्त चाहिए, स्टोर के अंदर भी चाहिए, और जहां ऑफलोड होना है वहां वही फोर लिफ्टर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पाइपलाइन आई है, तो वो भी मैं ये मैन वर्क नहीं है, ये मशीन वर्क है इसको लोड करने के लिए। आपका केबल ड्रम है, तो वो भी फोर लिफ्टर से या बूम ट्रक से, मोस्टली केबल्स के लिए और पाइपिंग के लिए साइड पे बूम ट्रक यूज होते हैं, कि ट्रक के ऊपर ही बूम लगा होता है जो उसके लिए ऑफलोड और लोडिंग और ऑफलोडिंग करते हैं। कई जगह फिर बूम फोर लिफ्टर भी चाहिए, कई जगह क्रेन चाहिए, ये सारी चीजें आपकी वहां होंगी। ये बड़ी ही तरतीब से हम इसको करेंगे अपने चार्ट के अंदर। अच्छा, आपके फिर अपने सारे फॉर्मेट आपके पास आ जाएंगे, आपको इंडेंट भी मिल जाएगा कि आपने मटेरियल प्रोसीजर बता दिए जाएंगे कि अगर आपने मटेरियल इशू करवाना है तो कौन कौन सी अथॉरिटी साइन करेगी। इंडेंट इंडेंट जो है, या मटेरियल इशू, मटेरियल इशू के लिए हमें रेक्विजिशन बनाना, MIR उसको कहते हैं, मटेरियल इशू रेक्विजिशन। वो कौन बना सकता है, वो बता दिया जाएगा प्रोजेक्ट के प्रोसीजर्स में, कि वो फोरमैन अगर बनाता है तो इंजीनियर ने साइन करने हैं, और उसके फिर CM ने भी साइन करने हैं। और अगर मटेरियल आपका है तो ठीक है, अगर मटेरियल क्लाइंट का तो फिर क्लाइंट के साइन भी चाहिए, अगर हमारा मटेरियल नहीं है तो वो उसके लिए भी नॉमिनेट कर दिया जाएगा बंदा, वो हो जाएगा। और वो मटेरियल इशू बड़े तरीके से हम इसमें स्टडी करेंगे कि ड्राइंग साथ ड्राइंग अटैच की जाती है, कि ये कौन से एरिया का मटेरियल कौन सी ड्राइंग में लगना है, वो सारा उसके अंदर बताया जाता है। इतना आसान नहीं है ये। उसके बाद मटेरियल स्टोरेज के तरीके कार हैं सारे, के कैसे कैसे मटेरियल स्टोर होना है, वो आ जाएगा। अब आपका कोई यहां तक क्वेश्चन है तो बोलें जनाब, शुरू कर, फिर आगे चलेंगे। हेलो। अच्छा, ये इसको मैं क्या करता हूँ कि एक दिन मैं डिस्कस करता हूँ, अगले दिन लिखा करेंगे, ठीक है ना। अगले दिन हम इसको अपने MS प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में फिर वो रिफाइन करके अब लिखा करेंगे। पहले आपको माइंड आपका होना चाहिए कि अगले दिन करना क्या हमने। तो ये थी मोबिलाइजेशन हमने जो की। अब इनके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे काम होगा। स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी क्वालिटी इंस्पेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है, आपके फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे। हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को बड़ी अहम तरीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको यानी सारे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रोग्रेस हमने क्या करनी है, अच्छी टीम वो होती है जो ग्रास रूट तक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करे। ग्रास रूट से मुराद आपने अपने इंजीनियर्स को बता देना कि भाई आप कोशिश करें हर फोरमैन, और फोरमैन के नीचे 4 4 क्रू, 5 5 क्रू काम कर रहे होते हैं। कोई कोई क्रू काम किसी एरिया में कर रहा होगा, कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा। तो आपने हमने इसके अंदर सीखना यह है कि कितना काम, कितनी वर्क कितने लोगों ने करना है, और उतना होना चाहिए।
जो स्टैंडर्ड मैन आवर बना दिए गए होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो हर सूरत वो मॉनिटर होगा तो प्रोग्रेस हम अचीव कर सकते हैं। अगर वो मॉनिटर नहीं होगा तो नहीं है। जिस तरह मैं बताया था कि अगर मैं कहता हूं कि केबल लेइंग है, वेल्डिंग है या फैब्रिकेशन है, तो केबल लेइंग हम कहते हैं कि आज हमने केबल 3 किलोमीटर केबल डालनी है। अच्छा, केबल लॉन्ग रूट जो होते हैं ना, उसकी प्रोग्रेस ज्यादा होती है, शॉर्ट की कम होती है, क्योंकि शॉर्ट रूट्स के अंदर आपको छोटे छोटे पीस करने, फिर उसका रूटिंग करनी बड़ा मुश्किल काम होता है। लॉन्ग रूट केबल ट्रे लगी हुई है जनाब, केबलें 3 3 4 4 केबल एक टाइम में पुल हो रही हैं, टीमें लगी हुई हैं कर रही हैं। इसी तरह पाइपिंग के अंदर दो किस्म की पाइपिंग है, प्रोग्रेस के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक होती है स्मॉल बोर और एक होती है लार्ज बोर। लार्ज बोर, स्मॉल बोर वो है जो 2 इंच से नीचे नीचे जितना भी हमारा 1 इंच की लाइन आप देखें ना, 1 इंच की लाइन के मैंने 10 जॉइंट लगाने हैं, तो वो उसके लिए अरेंजमेंट भी वैसे आपको, आपकी वेल्डिंग मशीन आएगी, आपके लोग आएंगे, वही क्रू आएगा, और क्या करेगा, इतनी अरेंजमेंट करने के बाद 1 इंच की लाइन को या 2 इंच की लाइन को उसने अगर वेल्डिंग किया है तो टाइम तो उसका उतना ही लग गया। प्रोग्रेस क्या निकली, थोड़ी सी प्रोग्रेस निकली। इसके पैरेलल अगर वही 10 इंच की लाइन है, अरेंजमेंट सारी वही करनी पड़ी, तो उसने अपना वेल्डर ने रूट लगा दी, सिर्फ 5 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो लेकिन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ये सारी डिसाइड की जाती हैं, ये वाली प्रोग्रेस, कि इस 10 इंच की लाइन के लिए मैन आवर कितने हैं, या ये केबल पुल करने के लिए कितने हैं, या ये इतनी केबल ट्रे इस साइज की लगनी है उसके लिए कितने हैं, एक टर्मिनेशन, छोटी टर्मिनेशन के कितने हैं, बड़ी के कितने हैं, ये सारे डिसाइड किए होते हैं। तो कोशिश करनी है इसके अंदर कि आपके 2 2 3 3 लोगों के जो क्रू बने हैं, उनके इंडिविजुअल 3 3 लोगों की प्रोग्रेस अगर आपका साइट सुपरवाइजर फोरमैन अगर मॉनिटर करता है तो फिर आप कामयाब हैं, अदरवाइज नाकाम हो जाएगा। आपको इकट्ठी करके प्रोग्रेस लेके आए, एक क्रू काम कर रहा है, 3 क्रू काम ही नहीं कर रहे, तो वो मजा नहीं आएगा। तो फोरमैन की प्रोग्रेस इंजीनियर के पास है, फिर इंजीनियर अपनी प्रोग्रेस बना के सारे एरियाज की वो जमा करवाएगा, उसको मॉनिटर बाकायदा किया जाता है, पूरे फॉर्मेट बन जाता है। उसके अंदर सिर्फ उन्होंने अपनी ये वैल्यूज डालते जाना है और परसेंटेज खुद ब खुद आती जाएगी, एक्सेल के अंदर हो जाएगा। ये हमारी अच्छा प्रोग्रेस है। वीकली डेली प्रोग्रेस, फिर वीकली प्रोग्रेस मॉनिटर होगी, फिर मंथली प्रोग्रेस मॉनिटर होगी, और ये आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं कि कई दफा डिसाइड होता है कि नहीं, अब इस एरिया को कम करें और इस पे ज्यादा काम करें। इसके अंदर 2 3 सिस्टम, एक होता है सिस्टम, एक होता है सब सिस्टम। मसलन सिस्टम है कि यूटिलिटी एरिया एक आ गया, इसको सब सिस्टम बोलते हैं, बॉयलर आ गया, सब सिस्टम आ गया। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं या अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो बड़े तरीके से मेन प्रोग्रेस को भी हैंडल करते हैं, और बीच में से ही वो एक ऐसी बात करते हैं जी अब सब सब सिस्टम को भी हम थोड़ा सा शुरू करेंगे, यानी आप और काम भी साथ शुरू करें, एक एक्टिविटी चालू उसके साथ और करें। आपको बहुत सारा प्रेशराइज, या आप बैठे तो आप भी प्रेशराइज करेंगे टीम्स को कि मुझे ये और इसके साथ पैरेलल प्रोग्रेस चाहिए, और चीजों की और एक्टिविटीज की, उसको सब सिस्टम बोलते हैं। तो हमारी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी होगी। इसी तरह आपकी क्यूसी जब वेल्डिंग या इसके अंदर बड़ी रीवर्क होता है वेल्डिंग के अंदर, अगर आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही वेल्डिंग का, अगर आपके वेल्डर फेल हो रहे हैं, नंबर एक तो वो वेल्डर यहाँ लगाए जाते हैं जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होते हैं, जिनके टेस्ट लगे होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने एक रूट अच्छा लगा के उसका बाकायदा आरटी टेस्ट करवा के किया जाता है। अगर आप साथ साथ ये आरटी नहीं करवाएंगे, रेडियोग्राफी टेस्ट, ये कोशिश करनी है कि ये साथ साथ हो जाए, आपके वेल्डरों के साथ हो जाए कि ये तो साथ साथ चेक हो रहा, तो मैंने इसके अंदर फॉल्ट नहीं आने देना, अगर फिर आप कामयाब हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं जनाब, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, वेल्डिंग होती जाएगी और आरटी जो है टेस्ट वो पेंडिंग होता जाएगा, एंड पे अगर टेस्ट करेंगे तो पता चले कि 50% तो हमारी पाइप वेल्डिंग ही फेल हो गई है। इसी तरह केबल टेस्टिंग आपकी टाइम पे नहीं हो रही, केबल टेस्टिंग के सारे टेस्ट साथ साथ होने चाहिए, आपका इंसुलेशन टेस्ट, आपका मैगर टेस्ट, आपका कंटिन्यूटी टेस्ट,
ये फौरन, ये ना कि 50 केबलें डल गई हैं और पता चला जी बीच में से 4 केबल ही डैमेज हो गई हैं, तो रीवर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए स्किल मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। ये मैं एक ना आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एक दिन, नजर आ रहा जी? अच्छा जी, ये कुछ मैंने बनाए थे। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। In this module, you will get a basic project management introduction, its importance, and an idea of the flow of course. ये देखते थे हमने करना क्या है। ये मैंने अब हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोजेक्ट क्या चीज है, ये हो गया था। हाँ जी, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ये पढ़ने वाली चीजें हैं। अच्छा, जैसे ही हमने स्कोप ऑफ वर्क तैयार किया था कि प्रोजेक्ट नेम हमें पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि ये किस लिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्कोप हो गया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की थी कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड टाइम क्या है, उसका स्केड्यूल क्या है। अच्छा, प्रोजेक्ट बजट, ये आपके पास आ जाएंगे सारे, इसके ब्रेक डाउन होंगे आपके पास, ये जरूरी है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट टीम, इंफॉर्मेशन अबाउट टीम मेंबर, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपके सारे जेडी लिखे जाएंगे हर बंदे के प्रोजेक्ट के अंदर, कि जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या हर बंदे की, इंजीनियर्स ने क्या करना है, फोरमैन ने क्या करना है, मैनेजर ने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना है, आपकी सपोर्टिंग टीम है जिसके अंदर इक्विपमेंट वाली टीम्स हैं उन्होंने क्या करना है, ये सारा। फिर स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर देखें, जितने भी इसके प्रोजेक्ट के स्केल उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, वो इंडिविजुअल है, ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे का आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या रोल है उसके अंदर। प्रोजेक्ट रिस्क, ये देखिए ये भी बड़ी, आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, आपका वेदर रीजन आ सकती है इसके अंदर, वो इफेक्ट कर सकती है इसके अंदर, आपके जो टाइम शेड्यूल है यानी डिलीवरी टाइम है इसका मटेरियल का, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई आपको अर्थक्वेक के मसले आ सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने स्टडी करना होता है। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, एक्सटर्नल फैक्टर और टास्क दैट प्रोजेक्ट रियलाइज फॉर द सक्सेस, इसके अंदर मैं और जो अहम है वो थोड़ा सा बताता हूँ। प्रोजेक्ट कंसंट्रेंट्स, प्रोजेक्ट स्टेटस देखें जी, करंट फेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, ठीक है। ये बड़ी आपकी जो है ना हर फेज के अंदर आपने ये टीमों ने मॉनिटर करना होता है कि प्लानिंग कैसी हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है, मॉनिटरिंग कैसी हो रही है। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हमने बड़ी डिटेल से हम पढ़ रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स एंड रिपोर्ट्स, इसके बिना हम कर ही नहीं सकते कि जो डिजाइन के डॉक्यूमेंट्स बनने हैं उसके अंदर हर चीज हमने पढ़ी है कि स्कोप लिखे जाने हैं, स्पेसिफिकेशन आएंगी, प्रोजेक्ट के प्लान आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, सारा कुछ है। अब आ गया प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान, ये देखिए जी, अब कम्युनिकेशन कैसे कैसे होनी है। अगर इसके अंदर 3-4 स्टेक होल्डर हैं, वो मेरी बात समझ ले कैसे होगा। एक आपका हो जाएगा मेन ऑनर फॉर एग्जांपल, उसके बाद ईपीसी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है, फिर उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, वेंडर्स हैं। अब जो ऑनर था उसने जॉब दे दिया ईपीसी को, लेकिन ईपीसी को जब जॉब दिया तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर जब हायर करने हैं तो उसके अंदर कई दफा ऑनर कंडीशन लिखता है कि जो आपने सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर
असाइन करने हैं, वो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, अप्रूवल होगी, उसके अंदर हम भी इन्वॉल्व होंगे। हम, क्योंकि कोई भी अपने प्रोजेक्ट को रिस्क पे नहीं छोड़ेगा, तो हम भी वो उसका जो है ना स्क्रूटनी हम भी करेंगे उसकी। तो उसके बाद उसके अंदर लिखा जाएगा कि अगर सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर असाइन हो गया है, वो डायरेक्ट बात कर सकता है कि नहीं ऑनर के साथ। ये कम्युनिकेशन के जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं ना, ये तय हो जाते हैं कि उसने उसको अगर किसी को सीसी में रखना है, नहीं रखना, जो जो भी ईमेल करनी है या उसको इन्फॉर्म करना है उसके नहीं करना, वो लिमिट्स हैं सारी कि किसने किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, वो डिसाइड हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आ गया प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये हमने डिस्कस किए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बन जाएंगे। हर तरह की क्वालिटी के मटेरियल का टेस्ट कौन कौन सा होगा, आपका एग्जीक्यूशन का टेस्ट कौन कौन सा होगा, कौन कौन सी चेकिंग इंस्पेक्शन होगी, वो सारी डिसाइड हो जाएंगे। प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट, अगर आपका इसके प्रोसीजर लिखे जाएंगे कि अगर आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है तो कैसे होनी है, अगर कोई अंदर और उसके अंदर तब्दीली प्रोजेक्ट के अंदर आती है तो वो कैसे होनी, वो सारे प्रोसीजर डिसाइड होने चाहिए। ये आज ना ये थोड़ा सा कोई बंदा पढ़ेगा, मैं गड़बड़ है मेरी, सारे पढ़ते जाएंगे। हेलो, मैं ना यार आज ट्रैवल काफी करके आया हूँ, थोड़ा सा बंदा, कोई बंदा इसको रीड करेगा, मैं उसको फिर करता जाऊंगा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, हमने बेंचमार्क डिफाइन कर लेने हैं, डिटरमिन कर लेने हैं कि कौन कौन से हमने माइलस्टोन बना लेने उसके अंदर सक्सेस करने के लिए, कि एक महीने के अंदर हमने कौन से टारगेट अचीव करने हैं, दूसरे महीने में कौन से करने हैं, या वीक में कौन से करने हैं, ये सारे क्राइटेरिया बना लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट लेसन लर्न, ठीक है, ये बड़ी ही अलग सी चीज है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो जो पहले प्रोजेक्ट किए होते हैं उसके अंदर क्या क्या हमने गलतियां की होती हैं, वो सारी हमने वो काफी चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी थी कि ये मसाइल आ सकते हैं, ये रिस्क आ सकते हैं, उनको ख्याल करके हमने चलना होता है। अब हमारे प्रोजेक्ट के फेजेस आ गए, हमने इसको सारे को स्टडी किया, जिसमें मैंने एक दिन बैठे लिखा था, इसलिए इनिशिएशन इनिशिएशन कैसे होती है हमारी, फिर प्लानिंग कैसे होती है प्रोजेक्ट की, एग्जीक्यूशन कैसे है, ये देखें, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे, ये फेज देख रहे हैं ना चारों। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग कैसे होनी है, ये पांच के पांच चीजें हमने बड़ी एहतियात से करनी है। अच्छा जी, ये आगे कुछ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको असल में भेजना चाह रहा हूँ, आपने करनी स्टडी, फिर मैं आपसे बात करनी है, ऐसे नहीं। फिर मैं शेयर करता हूँ, आज मुझे थोड़ी सी ब्रेक लगाने दें इधर ही। फिर ना सफर करके खप खपा के आया हूँ मैं, देखा ना, मैं कल आपके लिए कुछ काफी कुछ बना रहा हूँ, कल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमएस प्रोजेक्ट में मैं लिख रहा हूँ काफी कुछ, तो इंशाल्लाह फिर कल बाकी करेंगे। Record